हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बेस के बीपीएससी टीयर 3 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास। या देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। या देखिएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है सेगमेंट में, वो सेगमेंट ही मॉडर्न हिस्ट्री का है और यहाँ से किसी से भी छूटेगा नहीं। यानी कोई भी क्वेश्चन जो क्लास 6 से 12 तक के बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उससे मैं क्वेश्चन जरूर बनाया हूँ। ओके, तो ये देखना जरूर है, बहुत ध्यान से देखिए, शेयर कर दीजिए। सबसे जरूरी चीज़ है कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना शेयर करिए, उतने लोगों तक पहुंचाइए। लास्ट है, ठीक है, 15 को पेपर है और आज 13 तारीख। ओके, यानी ये लास्ट सेगमेंट है, बहुत ही ध्यान से देखने वाला है। खासकर स्पष्टीकरण याद रखिएगा, ये 50 क्वेश्चन देखने के लिए नहीं है। इसके अलावा अगर स्पष्टीकरण पे ध्यान दे तो ये 100-150 क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा, ठीक है। और भी लोगों को भेजिए और पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, तो जैसा आप लोग को पता है, ठीक, तो इतिहास स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कक्षा 8 से, भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन है? ठीक, श्रीपद अमृता डांगे, M.R. जायकर, M.N. राय या नीलिन गुप्ता। ठीक है, तो साम्यवाद के जनक पथ प्रदर्शक कौन थे? तो वो थे M.N. राय। याद रखिएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। याद रखिएगा, किसके संस्थापक थे? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, तो पूछा क्या है, भारत में साम्यवाद का पथ प्रदर्शक कौन था? तो M.N. रॉय साहब थे। ठीक, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ठीक है, तो भगत सिंह ने किया, विनायक दामोदर सावरकर ने, वीरेंद्र कुमार घोष ने या पुलिन बिहारी दास ने? किसने किया है? तो याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी क्लास 8 से ही है। ठीक, तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी शुरुआत 1899 में नासिक में मित्र मेला, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई? 1899। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी। याद रखिएगा, किसके मेले में? मित्र मेला के रूप में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। याद रहेगा, तो जब ये बना 1899 में, तो इसका नाम मित्र मेला रखा गया। 1904 में इसका नाम अभिनव भारत किया गया। याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? दांडी मार्च, याद रखिएगा, दांडी मार्च पूछा गया है, तो क्या होगा? यह होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो दांडी यात्रा अथवा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई है। याद रखिएगा, ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को, ठीक, साबरमती आश्रम से हुई है। 6 अप्रैल को यात्रा पूरी होने पर गांधी जी ने दांडी नमक स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा था। ठीक है, 140 मील चल के, ठीक है, 6 अप्रैल वहाँ पहुँचे और नमक कानून तोड़ा। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की आबकारी नीति के विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के उत्पादन पर कर लगाया गया था। याद रहेगा, तो ये तोड़े थे। ठीक, याद रखिएगा, ये बिहार बोर्ड की बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ओके, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया? लखनऊ, नागपुर, कलकत्ता या दिल्ली में? ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर फहराया गया? तो वो था कोलकाता। ठीक है, तो 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया। याद रखिएगा, कब फहराया गया? 1906 में। कौन फहराया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, मैंने कहा था कि ये देखने के लिए 50 क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा अगर आप स्पष्टीकरण पर देखें तो वहाँ भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अभी स्पष्टीकरण और भी आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके, चलिए। 1946 में कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को अलग देश पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार क्यों किया? ठीक, 1946 के कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को अलग देश पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार क्यों कर दिया?
अब कैबिनेट मिशन का मत था कि कांग्रेस भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करना मुनासिब नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने कमजोर केंद्र और मुस्लिम प्रांतों के एकत्रीकरण की मांग की थी, जिसे कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर लिया था। तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन का विचार था कि अलग देश में गैर मुस्लिमों की काफ़ी सारी जनसंख्या रह जाएगी और भारत में भी काफ़ी संख्या में मुस्लिम यहीं रह जाएंगे। और चौथा है कैबिनेट मिशन को भारत की अखंड बनाए रखने के लिए लंदन से आदेश प्राप्त था। ओके, तो सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है कि कैबिनेट मिशन का विचार था कि अलग देश में गैर मुस्लिम की काफ़ी सारी जनसंख्या रह जाएगी और भारत में भी काफ़ी संख्या में मुस्लिम रह जाएंगे, यही वजह था कि उसे कैंसिल कर दिया गया। ओके, तो कैबिनेट मिशन का मत था कि यदि भारत को 2 देशों में बांटा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी गैर मुस्लिम जनसंख्या रह जाएगी और ठीक इसी प्रकार भारत में भी मुस्लिमों की काफ़ी जनसंख्या रह जाएगी। मुस्लिमों की मांग को अस्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों विशेष तौर पर सिख के साथ न्याय करना था। ओके, नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन आया भी है, इससे पहले बिहार बीपीएससी में कई बार पूछा है ये क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया? ठीक है, सगौली की संधि याद रखिए, भूटान, बर्मा, चीन या नेपाल के साथ। तो सगौली की संधि किसके साथ हुआ? नेपाल के साथ। ठीक है, तो सगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हस्ताक्षर किए गए। याद रखिएगा 2 दिसंबर 1815। ओके, 4 मार्च 1816 को यह संधि पारित की गई। नेपाल की ओर से राजा गुरु गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेरिस ब्रेडसॉ ने हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो इस तरह से कैसे सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। डेट पूछ सकता है, कब यह संधि पारित हो गई ये भी पूछ सकता है, और कौन कौन सहयोगी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है लिसन उन सिद्दक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर हामिद अंसारी? ठीक है, लिसन उल सिद्दक, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो लिसन उल सिद्दक के जो पत्रिका के शुरुआत की वो थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने हुए हैं और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने का कार्यकाल भी इन्हीं का है। भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रतिपादित किए गए गुजराल सिद्धांत में कौन से आर्थिक बिंदु का समावेशन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रतिपादित किए गए गुजराल सिद्धांत से कौन से आर्थिक बिंदु को समावेशन था? तो पहला है भारतीय दक्षिण एशिया को एक आर्थिक इकाई मानता है और बहुपक्षीय व्यापार में छूट का समर्थन करता है। दूसरा ऑप्शन है भारत ने इस सिद्धांत के द्वारा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाने का प्रस्ताव सुझाया है। तीसरा है भारत में अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया था और श्रीलंका को ऐसे समझौते करने में सफल रहा। और चौथा है भारत ने अपने पड़ोसी देशों को एक पक्षीय छूट देने की पेशकश की। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, भारत को अपने पड़ोसी देश के एक पक्षीय छूट देने की पेशकश की। ठीक, तो गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादक इंद्र कुमार गुजराल ने 1996-97 में किया था। वे इस समय देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री थे। 5 सूत्री सिद्धांत था जिसका उद्देश्य था भारत और पड़ोसी देशों में बेहतर संबंध स्थापित करना। ओके, नेक्स्ट है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 150वीं अवसर पर कौन सी ट्रेन लॉन्च की गई थी? एक करंट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ए सेगमेंट में भी। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की 150वीं अवसर पर कौन सी ट्रेन लॉन्च की गई? जन्मभूमि एक्सप्रेस, कर्मभूमि एक्सप्रेस, मातृभूमि एक्सप्रेस या संस्कृति एक्सप्रेस? ठीक है, तो क्या आंसर है? संस्कृति एक्सप्रेस। तो संस्कृति एक्सप्रेस की घोषणा भारत सरकार द्वारा 2011 में की गई थी। इस ट्रेन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में विभिन्न पहलुओं को चित्रण किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार को सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय व एशियाई थे। याद रहेगा। चलिए, किस कंपनी के सह संस्थापक पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने? टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लॉर्ड्स एंड ट्रूबो और निकोलस पिर्सबुल? ठीक है, याद देखिएगा 11th के चैप्टर में है ये। ठीक है, तो कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की शुरुआत नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा था। स्वतंत्रता के बाद इस कंपनी के साझेदार गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के वो पहले वित्त मंत्री बने। ओके, नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन कितनी बार किया गया है? 3, 4, 5 या उन्हें भी कभी नामांकित नहीं किया गया, तो 5 बार नामांकन किया गया। ठीक, तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन 1937 और 1948 के बीच 5 बार किया गया, परंतु उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया।
ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन से राजगोपालाचारी के बारे में गलत है? ओके, थोड़ी सी तबीयत हमारी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कौन सी कथन राजगोपालाचारी के बारे में गलत है? वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में कार्य किया, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, या उपरोक्त तो सभी सही है। तो बी ऑप्शन है, उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में कार्य किया, ये गलत है, ठीक है। राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो राजगोपालाचारी क्या थे? मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर थे और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। ओके, नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 13 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 जनवरी 1919 या 13 जून 1919? आसान सा क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919। और सब लोग को पता है क्या हुआ था इस बात? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सैनिकों ने सभा में मौजूद लोगों पर गोलियां चलानी शुरू की। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? बेलग्रेड 1961, काहिरा 1964, दिल्ली 1961 या अल्जियर्स 1961? ठीक है, तो कब हुआ? अल्जियर्स 1961। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इस आंदोलन की संकल्पना में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकोंडो, मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे नुक्मा और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरूज टीटो ने की थी। ठीक है, यानी इन सब ने मिलकर इस संकल्पना को साक्षात्कार किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्लास 6 का। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, अकबर और हैदर शाह सूरी के बीच, या शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच? ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई याद रहेगा, पहली बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा अकबर और हेमू के बीच हुआ, तो तीसरा किसके बीच हुआ? तो तीसरा हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, याद रहेगा। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ी गई। ठीक है, चौरी चौरा की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस तारीख से है? आसान सा क्वेश्चन है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को है, 6 फरवरी 1922 को है, 4 अगस्त 1922 को या 6 अगस्त 1922 को है, तो कहाँ है? 5 फरवरी 2022 को, याद रहेगा। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 2022 को गोरखपुर में घटी थी। इसी घटना में असहयोग आंदोलन के कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिस कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना के आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। डन। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था? चार्टर अधिनियम 1773 में, चार्टर अधिनियम 1793 में, चार्टर अधिनियम 1813 में, या चार्टर अधिनियम 1833 में? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। याद देखिए, शिक्षा पे पहली बार धन लाया गया था 1 लाख रुपया, जिसके लिए बवाल भी हुआ था। ठीक है, पाश्चात्य और पाश्चात्य वालों लोगों के बीच, ठीक, बहुत भयंकर बवाल हुआ। तो कौन से चार्टर से आया था ये 1 लाख रुपये? तो चार्टर अधिनियम 1813 से। ओके, 21 जुलाई 1813 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। डन। चलिए, एनी बेसेंट के अतिरिक्त किसने भारत में होम रूल आंदोलन शुरू की थी? आसान सा क्वेश्चन है। अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या मदन मोहन मालवीय? ठीक है, तो कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में होम रूल आंदोलन 1916 से 18 के दौरान हुआ। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे। डन। भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया? खेड़ा, बारदौली, चंपारण या साबरमती? तो कहाँ से शुरू किया है? तो चंपारण से। तो चंपारण सत्याग्रह शुरुआत 19 अप्रैल 1917 को हुई थी। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने नील की खेती करने वाले काश्तकारों के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, याद रहेगा, पहला। ठीक, राजकुमार बुला के ले आते हैं, है ना, और फिर यहाँ पे वो पहला जो सत्याग्रह है वो यहीं से शुरू करते हैं 1917, फिर 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद मिल, यानी 3 लगातार खटाखट विजय पाते हैं सत्याग्रहों से। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक प्रसिद्ध किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रहेगा। ठीक, इनकी लिखी पुस्तक है, वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी। चार्ल्स द्वितीय बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था?
1962, 1664, 1662, 1666 या 1668 में। ठीक है, तो चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष दे दिया था? 1968 में। 21 सितंबर 1968 को रॉयल चार्टर अधिनियम के द्वारा चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पर बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया था। कहते हैं कि बॉम्बे को दहेज में दे दिया था। ओके, सर्वप्रथम किसने अंग्रेज में पहली भारतीय रचना रची? ठीक है, अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची। ठीक है, काशी प्रसाद घोष, रामचंद्र विद्यावगीश, कृष्ण मोहन बनर्जी या हरिहरानंद। ठीक है, तो किसने किया? काशी प्रसाद घोष ने। तो काशी प्रसाद ने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी, द शायर। द अन्य कविताओं को 1830 में प्रकाशित किया गया। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का विस्मार्क कहा जाता है। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के विचार के समर्थक थे। उन्होंने गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया, जिस कारण उन्हें 1940 में गिरफ्तार किया गया। भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? गुवाहाटी रिफाइनरी, विशाखापट्टनम रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी या बरौनी रिफाइनरी। तो कहाँ है? डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है। इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। डिगबोई एशिया का पहला ऐसा स्थान था जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहाँ पर पहला तेल शोधन कारखाना 1901 में शुरू किया गया। याद रहेगा? ठीक, द डिगबोई असम की तिनसुकिया जिले में है। याद रहेगा कहाँ है? तिनसुकिया जिले असम में है। 19वीं शताब्दी में यहाँ पे तेल खोज लिया गया था और पहला स्थान था जहाँ पे तेल मिला था। तो 1901 से यहाँ शुरू हो गया। निम्नलिखित में से चरहत सिंह सुकेरचकिया का पोता था जस्सा सिंह अहवालिया, कपूर सिंह, रंजीत सिंह या बंदा बहादुर। ठीक है, तो कौन है? रंजीत सिंह। याद रहेगा? ठीक, इसको थोड़ा सा और शेयर करिए, इन वीडियो को और शेयर कीजिए क्योंकि लास्ट टाइम है। ठीक, लास्ट टाइम जो देख लिया वो पास। ठीक, ऐसा वाला कंडीशन से तो बहुत ज़रूरी है लास्ट टाइम में देखना। इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए, उतने लोगों तक शेयर करिए। ठीक, थोड़ा स्टेटस लगा लिए ताकि इस चीज़ को और भी डेवलप किया जा सके और भी विस्तार किया जा सके, और पसंद आए तो थोड़ा लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, तो रणजीत सिंह को चरहत सिंह सुकरचकिया के पोते थे ने छोटी छोटी रियासतों के बड़ी बड़ी इकाई में मिला दिया। रणजीत सिंह का राज्य मुगल शासन के खिलाफ सिख विद्रोह के लगभग एक सदी के परिणति के प्रतिनिधित्व करता है। ओके, पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमेव डायस ने किस वर्ष केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, यानी बर्थोलोमेव डायस थे यहाँ पे अफ्रीका के किनारे पे पहुँच के उन्होंने केप ऑफ गुड होप को नाम दे के हट गए, वो वहाँ पर आगे नहीं बढ़े। ठीक, उसके बाद बहुत सारे लोग आए जो आगे बढ़े। कोलंबस आया, वास्को डी गामा आया जो आगे बढ़े, कुछ नई दुनिया खोजा। ओके, तो 1465, 1475, 1487 या 1495। तो कब था? 1487 यानी 1487 में। तो 1487 में पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमेव डायस ने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और पूर्वी तट की ओर रवाना हुए। वह अच्छी तरह से अस्वस्थ थे कि भारत के लिए लंबे समय से मांगा जाने वाला समुद्री मार्ग मिल गया था। लेकिन 10 साल बाद ही पुर्तगाली जहाज़ों का एक अभियान भारत के लिए रवाना हुआ 1497 में, और 11 महीने से भी कम समय में मई 1498 में भारत पहुंचा। उस समय पहली बार यूरोपीय लोगों को काली मिर्च के व्यापार के महत्व का एहसास हुआ और वो थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में किस स्थान पर हुई? मंगलौर, औरंगाबाद, पुणे या कोच्चि। ठीक है, तो भारत में कब कहाँ हुई? कोच्चि में। तो वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कोच्चि में मलेरिया से हो गई। उनके मकबरे का नाम सेंट फ्रांसिस चर्च था। बाद में उनके पार्थिव शरीर को 1539 में पुर्तगाल लौटा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार किस वर्ष से प्राप्त हुआ था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1765, 1767, 1772 या 1775? तो हुआ था 1765 में। तो कंपनी को 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। कंपनी के को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार रुपयों के वार्षिक भुगतान के साथ प्रदान किए गए। ठीक है, और रुपया था 26 लाख रुपए। ओके, पहला रोहिल्ला युद्ध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? लॉर्ड मिंटो वन। ठीक है, फर्स्ट में लॉर्ड वेलेस्ली में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसके शासनकाल में हुआ था पहला रोहिल्ला युद्ध? वो है वॉरेन हेस्टिंग। तो रोहिल्ला युद्ध था 1773 से 74 में, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के द्वारा लड़ा गया। इस युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग के महाभियोग के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि उन पर एक राष्ट्र को नष्ट करने का आरोप लगाया था। ओके,
डन। चलिए 30 क्वेश्चन है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बड़ा क्वेश्चन ये आंग्ल मैसूर वार से जरूर आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 1792, 95, 96 या 99। तो 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, साम्राज्य अंग्रेजों और निजाम के खिलाफ वर्ष 1998-99 में लड़ा गया था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, याद रखिएगा। ठीक, फॉक्स इंडिया बिल की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश सही है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रेपराइट्स के उन्मूलन, 7 आयुक्त या निदेशक प्रशासन और राजस्व को ध्यान रखेंगे, कंपनी की सेवा में सभी व्यक्तियों को बर्खास्तगी के साथ रिक्तियों को क्राउन द्वारा भरा जाना था। नीचे दिए कोड में से सही क्या है? तो केवल एक है। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 सभी सही हैं? तो सभी के सभी सही हैं। तो फॉक्स इंडिया बिल को 1783 में पेश किया गया था। बिल की सिफारिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रेपराइट्स का उन्मूलन है, 7 आयुक्त या निदेशक प्रशासन और राजस्व का ध्यान रखेंगे, और आयुक्तों द्वारा कंपनी की सेवा में सभी व्यक्तियों को बर्खास्तगी के बाद रिक्तियों को क्राउन द्वारा भरा जाना था, याद रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कूका विद्रोह के मूल सिद्धांत है? याद रखिएगा, कूका विद्रोह, ये सब विद्रोह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके लिए मैंने एक अलग से आदिवासी पे वीडियो बनाया है, उसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आदिवासी वाले जो विद्रोह है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य सिखों के बीच जातियों और इसी तरह के भेदभाव को समाप्त करना था। इसने मांस खाने और शराब और नशीली दवाओं के सेवन को हतोत्साहित किया। इसने महिलाओं को एकांत से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 2 और 3 सही है, या 1, 2, 3 सभी सही हैं? तो सभी के सभी सही हैं। तो 1840 में कूका विद्रोह के उद्देश्य सिखों के बीच जाति और इसी तरह के भेदभाव को समाप्त करना था, याद है कि सिखों का विद्रोह था ये। इसने मांस खाने और शराब और नशीली दवाओं के सेवन को हतोत्साहित किया। इसने महिलाओं को एकांत से बाहर निकालने को प्रोत्साहित भी किया। नेक्स्ट है वेल्लोर विद्रोह। इस तरह का विद्रोह ये भी याद रखिए, कूका विद्रोह के साथ साथ वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1800, 1802, 1804 या 1806 में? तो कब हुआ? 1806 में हुआ वेल्लोर विद्रोह। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था, याद रहेगा। डन। नेक्स्ट है 1857 का सिपाही विद्रोह क्यों विफल हुआ? प्रभावी संगठन का अभाव की वजह से, उद्देश्य की एकता का अभाव की वजह से, नेतृत्व की एकीकृत प्रणाली के अभाव की वजह से, या सभी के सभी? तो सभी कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एकता या प्रभावी संगठन का अभाव था, उद्देश्यों में एकता का भी अभाव था। ठीक, और नेतृत्व का एकीकृत नहीं था। ठीक, तो 1857 के विद्रोह स्थानीयकृत और खराब संगठित था। संचार सुविधा की कमी के कारण व्यापक रूप से फैली हुई छावनियों के सिपाहियों के साथ एक साथ कार्य नहीं कर सके। विद्रोह देश के व्यापक क्षेत्रों में नहीं फैला। बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सेनाएं अंग्रेजों के प्रति वफादार रहीं। नर्मदा के दक्षिण में सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में शायद ही कोई अशांति थी। ठीक है, तो पूरे देश में नहीं फैल सका। दूसरा एक बड़ा सा रीज़न यह है कि बहुत पहले, यानी एक डेट था उससे 10 दिन पहले ही ये जो विद्रोह था वो संचालित हो गया था। तो समय पर ना होने की वजह से भी अफरा तफरी में भी ये मूवमेंट कहीं ना कहीं खराब होता है। किंग जॉर्ज पंचम निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान भारत आया था? याद रखिएगा, लॉर्ड हर्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हर्डिंग सेकंड, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक, तो किंग जॉर्ज पंचम लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, तो किंग जॉर्ज पंचम वर्ष 1911 में लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के समय में भारत आया था। याद रखिएगा, 1911 में भी हमारी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। स्थानांतरित कब हुआ? 1911 में। 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित हैदराबाद अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन एकता, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन मैत्री। ठीक है, 1948 में, याद रखिएगा, देश आज़ाद होने के बाद भारतीय सेना द्वारा संचालित हैदराबाद अभियान, यानी हैदराबाद को अपने में निजाम मिल नहीं रहा था ना, तो निजाम को अपने में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो। 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित हैदराबाद अभियान का नाम ऑपरेशन पोलो था। इसकी शुरुआत 13 सितंबर 1948 को हुई थी और 17 सितंबर को हैदराबाद के निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। याद रखिएगा, 13 सितंबर से स्टार्ट हुआ, 17 को आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, कश्मीर विलय का साधन, जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक है, कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, और याद रखिएगा बिहार के जो बुक्स है स्टेट उसमें भी है। तो कुल 552 रियासतों में से भारत में शामिल हुए 3 ने शुरू में शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में उन्हें एकीकृत किया गया, अर्थात हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा, कश्मीर विलय के साधन द्वारा और जूनागढ़ एक जनमत संग्रह के माध्यम से। डन। चलिए नेक्स्ट,
छोटे राज्यों को एकीकृत करने का पहला कदम निम्नलिखित में से किस समयावधि के बीच किया गया था? 1947 से 1949, 1947 से 1952, 1948 से 1950 या 1948 से 1952? ठीक है, तो छोटे राज्यों को एकीकृत करना था, सबको आपस में मिला के एक बड़ा सा देश बनाना था, तो वो था 1947 से 1949 के बीच में। तो छोटे राज्यों का एकीकरण पहला कदम 1947 से 1949 के बीच चलाया गया। पहला छोटा कदम गैर व्यवहार राज्य के लिए था, लेकिन मुख्य रूप से सीमा क्षेत्रों में स्थित कुछ बड़े राज्यों को भारतीय विलय में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। ओके, नेक्स्ट है कॉर्नवालिस द्वारा कार्यान्वित 1793 की योजना के तहत भारत का सर्वोच्च दीवानी न्यायालय कौन सा था? कलकत्ता के न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत या भारत का उच्च न्यायालय? ठीक है, तो कॉर्नवालिस के कार्यान्वयन 1793 के तहत सदर दीवान अदालत सबसे सर्वोच्च दीवान अदालत था। ठीक है, तो 1793 की योजना के तहत सदर दीवान अदालत, जिसमें गवर्नर जनरल और काउंसिल शामिल थे, सर्वोच्च दीवानी अदालत बनी रही, जो किंग इन काउंसिल में अपील के अधीन था। जब विवाद के विषय वस्तु 5000 या अधिक यूरो के मूल्य के थे, ठीक है, यूरोपियन मूल्य है ये, यूरोपियन डॉलर, लेकिन इस योजना द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सुधार यह था कि सदर दीवान की अदालत गठन मुफस्सिल दीवानी अदालत के पर्यवेक्षण और निरीक्षण न्यायालय के रूप में किया गया था, ताकि न्याय के प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस योजना अधिनियम में न्यायालय शुल्क समाप्त कर दिया गया था? 1787 की न्यायिक योजना, 1790 की न्यायिक योजना, 1793 की न्यायिक योजना या पीर्स इंडिया एक्ट 1784? तो 1793 की न्यायिक योजना। कोर्ट फीस जो 1787 में न्यायिक योजना में लगाई गई थी, उसे 1793 के न्यायिक योजना द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अदालत शुल्क को समाप्त कर दिया गया ताकि लोग न्याय हासिल करने के लिए आसानी से अदालत तक पहुंच सके। इस योजना में पहले मुकदमेबाजी न केवल बहुत महंगी थी, क्योंकि वादियों की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और वकीलों को भारी शुल्क देना पड़ता था, लेकिन इसलिए भी वादियों की भारी कोर्ट फीस देनी होती थी। कॉर्नवालिस की कोर्ट फीस को खत्म करने की इच्छा जताई ताकि सभी को न्याय मिल सके। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किया, लॉर्ड रिपन अकाल संहिता किया, लॉर्ड मेयो कृषि और वाणिज्य विभाग लगाया, ठीक, लॉर्ड लैंसन डुरंड आयोग किया। कौन सा सही है? केवल 1 और 3 सही है, 2 और 3, 2, 3 और 4 सही है, या 1, 2, 3, 4 सभी सही है? तो सभी के सभी सही है, याद रखिएगा। तो ऊपर दिए गए सभी जोड़ सही सुमिलित है। तो लॉर्ड लैंसडाउन ने 1888 से 1893 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत अफगान सीमा डुरंड लाइन का सीमांकन किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अधिनियमित किया गया और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू हुई, याद रहेगा। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो ने कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की, याद है किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड रिपन ने 1883 में अकाल संहिता तैयार किया। ओके, तो यानी इतने सारे फैक्ट जो है वो आपको मैंने बताया। हर स्पष्टीकरण में देखिए बहुत सारे फैक्ट जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ, यानी ये देखने के लिए आपको 50 क्वेश्चन लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये 50 क्वेश्चन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा मैकडोनल्ड आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? शैक्षिक सुधार, अकाल राहत प्रशासन में सुधार लाने के लिए, पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, एक व्यवस्थित राजस्व प्रणाली प्रदान करने के लिए। तो क्या सही आंसर है? अकाल राहत प्रशासन के सुधार करने के लिए। तो वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन ने एंटनी पैट्रिक मैकडोनाल्ड के अधीन अकाल राहत प्रशासन के कुशल संचालन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1901 में प्रस्तुत कर दी गई। डन। निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंथिगो। तो कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा वर्ष 1932 में 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा हिंदू, मुसलमान, सिख और अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल शुरू करने के लिए की गई थी। लॉर्ड वेलिंगटन उस समय भारत के वायसराय थे। डन। ठीक, नेक्स्ट है भारत में की निम्नलिखित रियासतों में से कौन भारत के साथ प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध में थी? हैदराबाद राज्य, ग्वालियर राज्य, जम्मू और कश्मीर, बड़ौदा राज्य। ठीक है, प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध में याद रखिएगा 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 सभी सही है, सभी सही है। भारत में कुल 5 रियासतें भारत सरकार यानी हैदराबाद राज्य, ग्वालियर राज्य, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा और मैसूर राज्य प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध में थे। तो कितने? 5 रियासतें, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, बड़ौदा और मैसूर।
कॉर्नवालिस द्वारा क्रियान्वित 1793 की योजना के तहत भारत का सर्वोच्च दीवानी न्यायालय कौन सा था? कलकत्ता के न्यायिक के सर्वोच्च न्यायालय, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत या भारत का उच्च न्यायालय। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन घूम के वापस आ गए हैं, याद रखिएगा। तो सदर दीवानी अदालत, ठीक है, तो क्वेश्चन घूम के भी पूछे जाते हैं। 1793 की योजना के तहत सदर दीवानी अदालत, जिसमें गवर्नर जनरल और काउंसिल शामिल थे, सर्वोच्च दीवानी अदालत बनी रही, जो किंग इन काउंसिल में अपील के अधीन था। ठीक है, और ये मैंने बताया है 5000 से ऊपर अगर होता है तो विवाद इसमें लिया जाता है, और इस योजना के तहत मुस्लिफ दीवानी अदालतों के प्रयोक्षण और निरीक्षण न्यायालय के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित थी? ठीक है, यानी चाय व्यापार को छोड़ दिया गया तो भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार से वंचित थे। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो किससे? 1813 के चार्टर अधिनियम से। तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार यानी मोनोपोली को समाप्त कर दिया। हालांकि चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय के कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा। इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत सरकार के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया तथा यह 1833 तक चला। अब अगले चार्टर ने कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया। डन। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसने प्राप्त सामग्री की? ठीक है, किससे प्राप्त सामग्री है? साइमन रिपोर्ट से, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा में, 1933 का श्वेत पत्र, संयुक्त चयन समितियों की रिपोर्ट। तो किसमें सबसे प्राप्त सामग्री है? केवल एक में, 1 और 2, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 सभी में? तो सभी से है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 18 से 24 नवंबर 1932 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक, यानी पहले में कांग्रेस नहीं गया, दूसरे में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए, तीसरे में फिर कोई नहीं गया। ठीक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चला उसके बाद से ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। भारत के लिए नए संविधान के कामकाज के आधार का विवरण श्वेत पत्र पर अंकित किया गया था। याद देखिए कौन सा पत्र? श्वेत पत्र। ये क्वेश्चन पूछता है। यह घोषित किया गया था कि नए संविधान के अनुसार भारत के केंद्र और सचिव में द्वैध शासन होगा, जो भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में पारित और अधिनियमित होगा। इस प्रकार 1935 का अधिनियम अस्तित्व में आया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के अधिनियम ने अपनी सामग्री साइमन रिपोर्ट, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा, श्वेत पत्र में उल्लिखित विवरण और संयुक्त चयन समितियों की रिपोर्ट प्राप्त की। भारत के एक संघ की स्थापना के लिए प्रावधान ब्रिटिश भारत और कुछ या सभी रियासतों को दोनों से मिलकर बना है। डन। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से क्या विचार है? केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की सदस्यता बढ़ाई गई, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, द्वैध शासन प्रणाली की प्रांतों के केंद्र में स्थापित किया गया। ठीक है, तो क्या सही है? 1 और 2, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 सभी सही है। तो सभी सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता इस प्रकार थी। तो प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन और केंद्र द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत। याद देखिएगा 1935 की मुख्य विशेषता है, इस पर बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही जरूरी है। तो प्रांतीय द्वैध शासन के उन्मूलन और केंद्रीय द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषद का उन्मूलन और इसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय की शुरुआत की गई। ब्रिटिश भारत क्षेत्रों और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय संघ की प्रावधान किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय और सुरक्षात्मक उपकरण लगाए गए। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च माना गया। विधायिका के आकार में वृद्धि, मताधिकार का विस्तार, विषयों के 3 सूचियों में विभाजन और सांप्रदायिक मतदाताओं का प्राधिकरण। याद रखिएगा ये सब नियम कानून है 1935 के। भारत में बर्मा का पृथक्करण। डन। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का अनन्य अधिकार छीन लिया? याद आएगा तो 1773 का विनिमय अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम या 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए एक ही अधिनियम है और कितने तरह के क्वेश्चन आ गए हैं, इसके अलावा और भी अधिनियम है, उसको ध्यान से देख के जाना है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है, कंपनी के अधिकार को छीन लिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। या देखिए चाय का एकाधिकार बना रहा। इस कंपनी का चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्दईन समिति के भारतीय सदस्य थे? मुद्दईन समिति के भारतीय सदस्य हैं सर शिव स्वामी अय्यर, सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर R.P. परांजपे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन सही है? 1, 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सभी सही है, सभी सही है। मुद्दईन समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में हुई थी। भारतीय सदस्य सर शिव स्वामी अय्यर, सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर R.P. परांजपे और मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य थे। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था ये, और भी लोगों को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, और
कमेंट में अच्छा बुरा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा लिखेंगे तो मोस्ट वेलकम, बहुत ज़रूरी है, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो लाइक ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।